रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। Okay ji, today we are discussing again the topic of rights and what are the theories regarding rights and what are various kinds of rights। ठीक है, तो rights एक बड़ा अहम टॉपिक है। देखो, जब एक इंसान दुनिया पे आया तो उस वक्त राइट की डिस्कशन नहीं थी। जब दूसरा इंसान आ गया और दो इंसानों का क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हुआ तो फिर वहाँ राइट की डिस्कशन हुई कि मेरा यहाँ तक राइट है और इससे आगे आपका राइट है। ठीक है, और जो आपका राइट है तो मेरी ड्यूटी है, जो आपकी ड्यूटी है वो मेरा राइट है। ठीक है, तो राइट्स और ड्यूटीज़ जो हैं वो कोरिलेटिव हैं। व्हेन एवर देयर इज़ राइट ऑफ वन पर्सन देयर इज़ राइट ऑफ अनदर पर्सन। और दुनिया में अगर आप देखेंगे तो जो सारा इनबैलेंस आपको नज़र आता है वो भी उसके पीछे जो स्टोरी होगी वो ये होगा कि लोगों के राइट्स जो हैं वो वायलेट होते हैं, कोई किसी का राइट स्नब करता है, तो इस वजह से वायलेंस भी होता है, इनबैलेंस होता है, डिसऑर्डर होता है, एनार्की होती है, क्यास होता है। ठीक है, तो राइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। ठीक है, अच्छा, तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सर जॉन सामंट उसने कैसे डिफ़ाइन किया? उसने कहा राइट इज़ एन इंटरेस्ट, राइट इज़ एन इंटरेस्ट रिकग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। राइट क्या है? एक इंटरेस्ट है, मुफाद है, जिसको लॉ रिकग्नाइज भी करता है और उसको प्रोटेक्ट भी करता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको। देखो, यहाँ से एक बंदा जो है वो गंदम खरीद के या चावल खरीद के जा रहा है मंडी बॉलदिन की तरफ। अब उसने 10 लाख रुपए का चावल ख़रीदा है, रास्ते में डाकू पड़ गए। अब उसने उसकी प्राइस पे की है, जो कीमत थी चावल की वो दी है, जो महसूल चुंगी थी वो अदा की है, टैक्स अदा किया है और लेके जा रहा है। अगर उससे कुछ छीन के ले जाता है तो वो क्या करेगा? FIR दर्ज करवाएगा, FIR दर्ज कराएगा। पुलिस क्या करेगी? मुलजमान को पकड़ेगी और अदालत में पेश करेंगे और उसका सामान उसको वापस मिलेगा। इंटरेस्ट है, एक मफाद है जिसको कानून रिकग्नाइज कर रहा है कि हाँ ये इसका लॉफुल इंटरेस्ट है और ये इसका नुकसान हुआ है, मुफादात का नुकसान हुआ है। अली हैदर बच्चे इधर देखो। तो इसलिए फिर लॉ उसको रिकग्नाइज भी कर रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है। इसके बरक्स अगर एक बंदा ड्रग्स लेके जा रहा है 10 लाख रुपए की, ठीक है, रास्ते में उसको डाकू पड़ गए हैं और उससे गाड़ी छीन के ले जाते हैं, क्या वो थाने में जाके FIR दर्ज करवा सकते? चरस लेके जा रहा है, शराब लेके जा रहा है 10 लाख की, रास्ते में डाकू पड़ गए, तो क्या थाने जाके FIR दर्ज करवाएगा? अगर जाएगा थाने तो सबसे पहला काम क्या करेगा थानेदार? कहेगा इसको अरेस्ट करो ना, पहले ये बताओ तुमने ये काम किया क्यों है। ये भी 10 लाख का नुकसान हुआ है, वो भी 10 लाख का नुकसान हुआ है, मगर एक को लॉ रिकग्नाइज कर रहा है, दूसरे को लॉ रिकग्नाइज नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये फ़र्क है। तो राइट क्या है? एक ऐसा मुफाद है, मुफादात है। ठीक है, तो राइट्स देखो, सारा हमारा अगर लॉ भी देखोगे ना, पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 में बना। किसने बनाया? लॉर्ड मेकाले ने। तो 1860 में ये जो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो ये तो नहीं होते थे। ठीक है, बैलगाड़ियाँ थी, तजारत थी और चोरी के ये कॉन्सेप्ट थे। आज अगर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की चोरी होती है तो वो PPC के अंदर नहीं आता कि उस वक़्त क्या था, उस वक़्त ये इंटरेस्ट, ये मुफाद था ही नहीं। तो लॉ का काम क्या होता है? लॉ का काम ये होता है जो जो सोसाइटी डेवलप करती है, लोगों के मुफादात चेंज होते हैं, इंटरेस्ट, नए नए मुफादात आते हैं जिनको लॉ रिकग्नाइज करता है, उसके साथ साथ लॉ भी आपका डेवलप होता जाता है, लॉ भी उसके साथ पैरेलल चलता है। क्योंकि लॉ का मकसद क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर जो लोगों के जायज़ मुफादात हैं, ठीक है, लीगल लॉफुल इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो जो जो इंटरेस्ट चेंज होते जाते हैं लॉ भी चेंज होता जाता है। सोसाइटी डेवलप हो रही है तो लॉ भी डेवलप होगा उसके पैरेलल। अगर लॉ पीछे रह जाएगा, इसलिए एक एतराज़ भी किया जाता है कुरान और सुन्ना पे। लोग ये एतराज़ करते हैं, देखो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 1400 साल पहले ये इस्लामिक लॉ बहुत अच्छा था, हदूद क्राइम अच्छे थे, अच्छे कवानीन थे। इवन मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई, वो ये कहती हैं कि ये अब जो है ना चेंज होने चाहिए, इस पे इज्तिहाद की ज़रूरत है। ये मैं आपको जब हद और ताज़ीर पढ़ाएंगे ना, लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ उसकी वजाहत करूँगा क्यों ऐसा क्यों है। तो फॉर द टाइम बीइंग देखो, राइट जो है एक इंटरेस्ट है जो कि रिकग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। थ्योरीज ऑफ राइट्स क्या हैं?
थ्योरीज ऑफ राइट में सबसे पहले अली हैदर मोबाइल जेब में डालो, विल थ्योरी है। विल थ्योरी ये है कि अगर इंसान अपनी मर्ज़ी, अपनी ख्वाहिश जो है उसके मुताबिक काम कर सके, उसका इजहार कर सके, तो आप कहते हो इस सोसाइटी में लोगों को राइट्स अवेलेबल हैं। अगर एक बंदा चाहता है कि मैं एटीएम पे जाऊं, वहाँ से इतने पैसे निकलवा के अपने घर आ जाऊं, तो उसकी इस ख्वाहिश में, विल में, उसके इजहार में, उसकी इंजॉयमेंट में, फुलफिलमेंट में कोई बंदा रुकावट ना बने, कोई उससे ये ना कहे जितने पैसे हैं मुझे दे दो। तो अगर एक बंदा अपनी विल के मुताबिक अपने लॉफुल एक्ट कर सकता है, अपनी विल का, मर्ज़ी का इजहार कर सकता है, और उसमें कोई दूसरा बंदा रुकावट नहीं बनता, ठीक है, और ही कैन कंट्रोल द एक्शन ऑफ अदर्स, कि भाई अगर मेरे से कुछ छीनेगा तो मैं पुलिस के ज़रिए FIR दर्ज करवाऊँगा, तो नो बॉडी कैन इंटरप्ट हिम, नो बॉडी कैन स्टॉप हिम, एंड ही कैन ईज़िली एक्सप्रेस हिज विल इन द सोसाइटी। तो अगर वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने काम कर सकता है, तो आप कहते हो इस सोसाइटी में राइट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। विल थ्योरी। इंटरेस्ट थ्योरी ये कहती है कि राइट इज़ एन इंटरेस्ट रिकग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। सर जान सामन ने जो डेफिनेशन दी, ठीक है, और इसमें ये कहा जाता है कि हर इंसान जो है, आप कहते हैं सोसाइटी में अगर लोगों के जो इंटरेस्ट हैं, मुफादात हैं, वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं और उनमें कोई रुकावट नहीं बन रहा, और अगर किसी का इंटरेस्ट मुतासर हो तो उसको वो अदालत के ज़रिए इन्फोर्स करवा सकता है। तो ये है इंटरेस्ट थ्योरी कि राइट्स किस चीज़ का नाम है, राइट्स कुछ मुफादात का नाम है। तो अगर वो मुफादात जो हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, तो उसको आप कहते हो कि लोगों के लॉफुल इंटरेस्ट जो हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, सो इस सोसाइटी में लोगों को राइट्स अवेलेबल हैं। तीसरी थ्योरी इन दोनों का कम्बिनेशन, वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, तो उसको आप कहते हो कि लोगों के लॉफुल इंटरेस्ट जो हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, सो इस सोसाइटी में लोगों को राइट्स अवेलेबल हैं। तीसरी थ्योरी इन दोनों का कम्बिनेशन है, वो कहते हैं सिर्फ विल की बात करोगे कि राइट्स अपनी मर्ज़ी के इजहार का नाम है या लोगों के मुफादात को प्रोटेक्ट करने का नाम है, तो ये अधूरी डिस्कशन है। आप इन दोनों को मिलाओगे कि एक बंदे की ख्वाहिश है कि उसके जो मुफादात हैं, उसकी जो गाड़ी है उससे कुछ छीने ना, उसका जो घर है उससे डिस्पोजेस ना कोई करे उसको, ठीक है, उसके पास जो पैसे पड़े हुए हैं उसकी पॉकेट में कोई स्नैच ना करे, उसका मोबाइल फ़ोन उससे चोरी ना करे, छीने ना। तो अगर ये चीज़ें हैं तो ये उसकी विल है कि उसके जो मुफादात हैं वो प्रोटेक्ट हों, कोई उसको वायलेट ना करे। तो इन दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन जो है वो सिंथेटिक थ्योरी है। सिंथेटिक थ्योरी ये कहती है कि विल प्लस इंटरेस्ट, एक बंदे की मर्ज़ी है कि उसके जो मुफादात हैं उनको कोई स्नैच ना करे, छीने ना, और वो उनका इजहार कर सके। अगर उसका दिल कर रहा है मैं गुजरांवाला जाऊँ, वहाँ से नई गाड़ी ख़रीदूँ और यहाँ आ जाऊँ, ठीक है, उसको चला के, तो उस रास्ते में उसको कुछ छीने ना, रास्ते में उसको कोई रुकावट ना बने, तो आप कहते हो इस सोसाइटी में लोगों को राइट्स अवेलेबल हैं। यहाँ तक क्लियर? एनी क्वेश्चन? ओके। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर कोरिलेटिव। देखो, व्हेन एवर देर इज़ राइट ऑफ वन पर्सन देर इज़ अ ड्यूटी ऑफ अनदर पर्सन। एक बंदे का राइट है कि उसने पैसे लिए हैं तो दूसरे की ड्यूटी है वो उसको रजिस्ट्री करवा के दे। अगर उसने गाड़ी के पैसे लिए हैं तो उसकी ड्यूटी है कि वो एक्साइज के ऑफिस जाए और वहाँ गाड़ी उसके नाम करवाए। तो एक का राइट है, दूसरे की ड्यूटीज़ है। तो व्हेन एवर देर इज़ अ राइट ऑफ वन पर्सन देर इज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी ऑफ अनदर पर्सन। वेदर एनिमल्स हैव राइट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था, इमरान था, तो इमरान ने कहा सर डॉग्स के भी राइट्स होते हैं, कैट्स के भी राइट्स होते हैं, कैन यू रिमेंबर? तो क्या एनिमल्स के राइट्स होते हैं? कैन यू टेल मी? नहीं होते, नहीं होते। डॉग्स के, एनिमल्स के राइट्स नहीं होते। जो राइट्स होते हैं वो ऑनर्स के राइट होते हैं। अगर किसी के कोई डॉग को, कुत्ते को मारता है तो कुत्ते का राइट वायलेट नहीं हुआ। आप कभी नहीं देखेंगे कि डॉग वर्सेस रैट केस फाइल हुआ है, सिविल दावा दायर हुआ है कि डॉग वर्सेस मिस्टर ए, कभी नहीं होगा, ठीक है। जब भी होगा मिस्टर बी वर्सेस मिस्टर ए, कि मिस्टर बी के कुत्ते को ए ने मारा है तो बी का राइट वायलेट हुआ है क्योंकि उसके डॉग को मारा गया, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो एनिमल्स हैव नो राइट, एनिमल का राइट नहीं वायलेट होगा। अगर उससे बदसलूकी करेगा तो उसके मालिक का राइट वायलेट होगा और वो डैमेजेस का दावा दायर करेगा, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ राइट्स। देखो, एलिमेंट ऑफ राइट ये हैं, जब भी कोई राइट है तो उसमें आपको ये 5 चीज़ें मिलेंगी। सब्जेक्ट ऑफ राइट, सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी, और उसके बाद सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट, टाइटल ऑफ राइट और कंटेंट ऑफ राइट, कि उसमें कोई काम करना या ना करना। मिसाल के तौर पे
जैसे फ्याज के पास एक ए आता है और कहता है जनाब मैंने बी का जो है वो प्लॉट ख़रीदा है, तो मुझे आप स्टाम्प पेपर के ऊपर रजिस्ट्री करवा दें, ठीक है। तो ए जो है जो पैसे दे रहा है और ख़रीद रहा है वो सब्जेक्ट ऑफ राइट है, बी जो है वो सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी है। गौर से सुनो, इसको कहते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट, एलिमेंट्स ऑफ राइट्स या इंग्रेडिएंट्स ऑफ राइट्स। जैसे आप पूछते हो ना, अच्छा बिरयानी बनानी है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कौन सी चीज़ें मिलाएंगे तो बिरयानी बनेगी। तो इसी तरह राइट कैसे बनेगा, राइट में 5 चीज़ें आपको मिलेंगी। गौर से सुनो, सब्जेक्ट ऑफ राइट, जिसका राइट है, जिसने पैसे दिए हैं कि उसके नाम रजिस्ट्री कराई जाए, सब्जेक्ट ऑफ राइट। और जिसकी ड्यूटी है, जिसने बयान देने हैं, वो सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी, ओके। और तीसरा सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो मकान जिसकी बाबत जो है रजिस्ट्री होनी है, जिसके इन रिलेशन टू डैट रजिस्ट्री होगी, वो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट, याद रहेगा। और टाइटल ऑफ राइट, टाइटल ऑफ राइट के कैसे वो मालिक बना, उसको गिफ्ट मिला, प्रॉपर्टी घर मिला, या सेल किया, परचेज़ किया, या एक्सचेंज किया, तबादला किया, तो ये होता है टाइटल ऑफ राइट, ठीक है। और कुछ करना या ना करना, एक्ट और ओमिशन, तो हर राइट में या एक्ट होगा जैसे रजिस्ट्री करवाना है, या ओमिशन कि भाई आप मेरे पास जॉब कर लो और मेरे हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर ज्वाइन कर लो, किसी और हॉस्पिटल में नहीं जाना, ठीक है, कहीं और सर्विसेज नहीं देनी, तो ये है ओमिशन। तो जब भी कोई राइट होगा उसमें कोई एक्ट, कोई काम करना या किसी काम करने से रुक जाना, ये 5 चीज़ें पाई जाएंगी, ठीक है। इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ राइट या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट या इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए राइट, ठीक है। काइंड्स ऑफ राइट, देखो काइंड्स ऑफ राइट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं और नेगेटिव। पॉजिटिव राइट वो हैं जिसमें किसी काम का करना पाया जाए। मिसाल के तौर पे ए ने बी को कहा कि आप ये मार्कर मेरे से 100 रुपये में ख़रीदोगे, उसने कहा मैं ख़रीदूँगा। अब उसने, एक पार्टी ने पैसे देने हैं, दूसरे ने मार्कर हैंड ओवर करना है, या मोबाइल या मोटरसाइकिल या गाड़ी की फ़रोख्त का कोई भी मुआहदा जो है जिसमें किसी काम का करना पाया जाए। वन पार्टी हैज़ टू परफॉर्म सम एक्ट, देयर इज़ सम अवार्ड एक्ट विच इज़ टू बी परफॉर्म, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव राइट। और जिसमें किसी काम का ना करना पाया जाए, रुक जाना, जैसे आपका राइट है कि आपकी पॉकेट में जो पैसे हैं कोई इससे आपको महरूम ना करे, स्नैच ना करे, आपके पास जो सेल फ़ोन है कोई आपसे छीने ना, तो ये नेगेटिव राइट है। और दूसरों की, तमाम सोसाइटी की नेगेटिव ड्यूटी है। जैसे पॉजिटिव राइट में एक का राइट है कि उसने पैसे दिए हैं तो दूसरे की ड्यूटी है वो रजिस्ट्री करा के दे, वो मकान गाड़ी है तो एक्साइज में जाके आपके नाम गाड़ी करवाए, ये है पॉजिटिव राइट, पॉजिटिव ड्यूटी। नेगेटिव राइट कि आपके पास जो पैसे हैं कोई इससे स्नैच ना करे, आपका जो घर है वहाँ कोई बंदा एंटर ना हो आपकी परमिशन के बगैर, इट इज़ योर राइट टू प्राइवेसी, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव राइट और नेगेटिव ड्यूटी। तो नेगेटिव राइट एक बंदे का, मगर जो नेगेटिव ड्यूटी है इट इज़ इम्पोज्ड अपॉन दी होल सोसाइटी, तो बहुत सारे इंडिविजुअल जो सोसाइटी में हैं उनकी ड्यूटी है कि वो ऐसा मत करें। राइट इन रेम री प्रॉप्रिया, राइट इन री अलीना, राइट इन री प्रॉप्रिया आपकी अपनी प्रॉपर्टी की बाबत आपके जो राइट्स हैं, आपके घर, आपका घर है, आप चाहे तो उसको सेल करो, चाहे गिफ्ट करो, चाहे एंटर हो जाओ, चाहे उसको लॉक कर दो, ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी के अंदर जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे गाड़ी है, चाहे घर है, चाहे प्लॉट है, चाहे ज़री ज़मीन है, तो उसके अंदर जो आपके राइट्स हैं वो राइट्स इन री प्रॉपर्टिया हैं। और राइट जो हैं राइट्स इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। मिसाल के तौर पे जैसे ये ज़मीन है तो उसके अंदर ये एक प्लॉट है, यहाँ से एक बंदा यहाँ जाता है और रोड के ऊपर बस पे बैठता है और रोज़ अपनी ड्यूटी पे जाता है, तो ए का जो राइट जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है ये है राइट्स इन री प्रॉपर्टिया। और बी का जो राइट कि वो किसी और की प्रॉपर्टी से गुज़र के जाएगा सड़क पे और गाड़ी बस पे बैठेगा, जॉब पे जाएगा, रोज़ शाम को आएगा, ये राइट्स इन री अलीना। जैसे इसकी राइट्स की और भी किस्में हैं, जैसे राइट टू टेक एयर फ्राम द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, होता है ना, हमसायों की तरफ खिड़की रखी हुई है तो वहाँ से रोशनी भी लेते हैं, हवा भी लेते हैं, तो ये राइट्स इन री अलीना है, राइट्स इन री अलीना। इसी तरह किसी और के खेतों से पानी गुजर के, नहर का पानी आता है ना आपके खेतों पे आता है, तो ये राइट्स इन री अलीना है। इसी तरह राइट ऑफ वे, किसी और की ज़मीन से गुजर के जाना और बस पे बैठना फिर वापस अपने घर आना, ये भी राइट्स इन री अलीना है, ठीक है। एलियन लैंड, अजनबी ज़मीन में जो राइट्स हैं। परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट राइट, परफेक्ट राइट वो है जो हर लिहाज से मुकम्मल है, कंप्लीट है,
जिसको आप अदालत में इन्फोर्स करवा सकते हैं, ठीक है, कोई रुकावट नहीं है उसके दरमियान। जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पाई जाती हैं। इम्परफेक्ट राइट वो है जिसमें कोई डेफिशिएंसी है। मिसाल के तौर पे लॉ ने कहा आपने 3000 रुपये का स्टाम्प पेपर यूज़ करना है, आपने वो मुआहदा 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखा हुआ है। जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मुआहदा टूट गया, तो आप अदालत गए कि जज साहब इस पार्टी ने पैसे ले लिए हैं, मुआहदा पूरा नहीं कर रहा। तो जज कहेगा भाई आप लॉ में लिखा हुआ है 3000 का स्टैम्प पेपर यूज़ करें, आपने 1000 रुपये का लगाया। सबसे पहले तो ये करो ना, मालियत पूरी करो, 2000 का स्टाम्प पेपर और साथ लगाओ, नाम लिखो, स्टेपलर करो, मालियत पूरी करो, फिर ये इम्परफेक्ट राइट आपका परफेक्ट बन जाएगा। तो फिर मैं आपकी बात सुनूंगा और आपको रिलीफ दूंगा। गॉट इट? अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल, जैसे टाइम बार क्लेम है। जो भी मुख्तलिफ जो सूट्स हैं, सिविल सूट्स हैं, उनका एक टाइम फ्रेम है कि अगर आपका राइट वायलेट हो जाए तो आपने सर्टन टाइम के बाद जो है के अंदर सिविल कोर्ट जाना है, अपना राइट इन्फोर्स कराना है। जैसे लॉ कहता है कानून चुस्त आदमी की मदद करता है, सुस्त आदमी की मदद नहीं करता। तो अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 3 साल के अंदर आपने सिविल कोर्ट जाना है और दावा दायर करना है। अगर 3 साल तक आप नहीं जाते तो आपका राइट तो रहेगा मगर वो टाइम बार हो जाएगा, टाइम बार, और वो भी इम्परफेक्ट राइट बन जाएगा। तो अगर उसका भी एक सलूशन है, वो ये है कि अगर जिस पार्टी ने राइट पैसे देने थे 3 साल तक केस नहीं किया, 3 साल बाद वो रिटर्न एक्नॉलेजमेंट करता है कि अब मेरे पास पैसे आ गए हैं, मैं आपको वापस कर दूंगा। तो जब रिटर्न एक्नॉलेजमेंट करेगा उस डेट से एक फ्रेश टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। प्रोप्राइटरी एंड पर्सनल राइट्स, वो तमाम आपके राइट्स जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी कुछ वैल्यू रखते हैं, उनकी कुछ वैल्यू है। आपके वो टेंजिबल, इनटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी जिनका पैसों में कुछ वैल्यू है, वो सारे प्रोप्राइटरी राइट्स हैं। जैसे प्रोप्राइटर होता है ना, सोल प्रोप्राइटर, अकेला मालिक, तो प्रोप्राइटरी राइट वहाँ से निकला है कि वो तमाम चीज़ें जिनकी इन टर्म्स ऑफ मनी कुछ वैल्यू है, कीमत है, वो प्रोप्राइटरी राइट्स हैं। और वो तमाम जो सोसाइटी में आपका सोशल स्टेटस है, राइट टू मैरिज, राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये तमाम राइट्स पर्सनल राइट्स हैं, ठीक है। इनहेरिटेबल और अनइनहेरिटेबल, हेरिटेबल राइट वो हैं जो विरासत में आगे जाते हैं। जितने भी प्रोप्राइटरी राइट्स हैं वो इनहेरिटेबल हैं, और जितने भी पर्सनल राइट्स हैं, जैसे फादर का राइट टू वोट, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ योर फादर, अगर फादर फौत हो जाए तो ये राइट्स भी ख़त्म हो जाएंगे, आगे विरासत में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वो राइट्स जो आगे विरासत में मुंतकिल हो जाए लीगल हेयर्स को, वो सारे इनहेरिटेबल राइट्स हैं, और प्रोप्राइटरी राइट्स इनहेरिटेबल हैं। राइट्स इन रेम, राइट्स इन पर्सोनम, राइट इन रेम वो राइट जो पूरी दुनिया के अगेंस्ट आपको अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे आपके पास जो पैसे हैं, आपका राइट है कि आपसे कुछ छीने ना, ठीक है, आपको उससे महरूम ना करे, ये राइट इन रेम है। और राइट इन पर्सोनम जो अगेंस्ट वन पर्सन, जैसे ए और बी का मुआहदा है कि ए ने कहा मैं आपसे ज़मीन खरीदूँगा और आप मुझे रजिस्ट्री करवा के दें, मैं पैसे दूँगा, तो ये राइट इन पर्सोनम है, अगेंस्ट वन स्पेसिफिक पर्सन, अगेंस्ट वन स्पेसिफिक पर्सन, राइट इन पर्सोनम। और राइट इन रेम विच इज़ अवेलेबल अगेंस्ट होल वर्ल्ड, ठीक है, राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम, ठीक है। तो प्रिंसिपल एंड असेसरी राइट्स, देखो आपने गाड़ी खरीदी, पैसे दिए, 25 लाख रुपया दिया, अब आपका जो राइट है कि आपको गाड़ी मिले, ये आपका प्रिंसिपल राइट है। और अगर आपने उसको रेंट आउट कर दिया, वहाँ से जो किराया आ रहा है वो आपका असेसरी राइट है। इसी तरह आपने मकान ख़रीदा तो मकान आपका प्रिंसिपल राइट है, वहाँ से जो रेंट आ रहा है वो आपका असेसरी राइट है। और इसी तरह आपने फ्रूट का बाग ख़रीदा तो जो फ्रूट का बाग है, ट्रीज़ हैं, वो आपका प्रिंसिपल राइट है, वहाँ से जो फ्रूट्स आ रहे हैं वो असेसरी राइट्स हैं। जैसे सादा सी मिसाल, मैं इसको टैग कर रहा हूँ, आप नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो सेल फ़ोन जो आपको मिला वो प्रिंसिपल राइट है, उसके साथ जो असेसरीज़ हैं, ठीक है, जो चार्जर है या हेडफोन है, ये सारे आपकी असेसरीज़ हैं। जनरल राइट्स एंड स्पेशल राइट्स, जनरल राइट्स वो हैं विच आर अवेलेबल टू होल जनरल पब्लिक, कि कोई भी जनरल पब्लिक का बंदा सड़क पे जा सकता है, सरकारी हॉस्पिटल इलाज करवा सकता है, ठीक है, सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। ये तमाम जनरल राइट्स हैं विच आर अवेलेबल टू होल जनरल पब्लिक। और स्पेशल राइट्स वो हैं विच आर अवेलेबल टू स्पेसिफिक पर्सन, जैसे मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, दूसरे क्लब्स हैं, उनकी अगर मेंबरशिप होगी तो आप वहाँ जाके खाना खा सकते हैं, क्लब की मेंबरशिप नहीं है तो आप एंटर नहीं हो सकते। तो इनको हम कहते हैं स्पेशल राइट्स,
ओके।